हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके वर्क 3 और सीटेट में दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और संडे टू संडे अब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पेडागोजी के सेशंस लेकर आया करेंगे सो दैट आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और अभी हम 30 क्वेश्चंस का सेट रख रहे हैं। जिस दिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से हम सब्जेक्ट पेडागोजी के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्क 3 या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, तो वह कौन सी विधि होती है? दूरस्थ विधि, द्विभाषी, अनुकरण या फिर सूत्र विधि? आंसर देने की कोशिश करो। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाए तो वो होती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि आप सबको इसके नाम से ही पता है, अनुकरण जिसमें अनुकरण किया जाता है। समवाय प्रणाली में शिक्षण कैसा होगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समवाय प्रणाली, समवाय शिक्षण क्या होता है। जहाँ पर विभिन्न विषयों को एक साथ पढ़ाया जाए, एकता पर जोर दिया जाए, वो होता है समवाय, मतलब होलिस्टिक टाइप में, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये क्या है? उत्तम लेखकों की रचनाएँ पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, फिर उसके बाद सभी विषयों को समेकित ज्ञान कराना, फिर व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो अलग से ज्ञान कराना तो नहीं होगा क्योंकि ये समवाय विधि है, साथ में लेकर चलना है। गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, गद्य और पद्य के साथ, मतलब होलिस्टिक वे में। समवाय विधि मतलब होलिस्टिक वे, जहाँ पर आप विभिन्न विषयों को एक साथ पढ़ाएं और एकता की ओर इस पर जोर दिया जाए। 4th विल बी द करेक्ट आंसर। हर्बर्ट विधि का दोष नहीं है तो नहीं पूछा है। तो यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो, तो ये कभी भी दोष नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ना अगर आपको सिखाना है तो पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली है वो किसके द्वारा दी गई? तो देखो, हिंदी पेडागोजी में ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा आएंगे और आपके वर्ग 3 में ये स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ा सा इनको साथ में लेके चलना, ठीक है। अब आप मुझे ये इसका आंसर है मॉन्टेसरी। अब आप मुझे जॉन डुई के बारे में बताओ कि जॉन डुई ने क्या बोला था भाई? जॉन डुई ने क्या कहा था? तो जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर जोर दिया था। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने क्या करा था? प्ले वे मेथड दिया था, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो और उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है या अच्छी पकड़ है, तो ये कथन शिक्षण विधि के किस संदर्भ में आएगा? तो भाषा संसर्ग विधि, जहाँ पर आप बच्चे को जो भाषा से संबंधित पूरा ज्ञान कराने के लिए अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ा रहे हो, वो आपकी भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करना, तो ये किस इकाई विधि का प्रयोग किसने करा? तो रिस्क ने करा था, थॉमस एम रिस्क ने करा था। स्टेटमेंट वाइज 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो कौन सा था? साहचर्य प्रणाली, मॉन्टेसरी जी, और इकाई विधि थॉमस एम रिस्क। आप चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं। सम्मेलन में गोष्ठियाँ हैं, विदेशी भाषा शिक्षण है, अनुवाद है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं पर मेनली ना उनकी जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाएगा। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं बनाता। पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था। अशुद्ध उच्चारण का क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चे में त्रुटि है या बच्चे के पास अक्षर का ज्ञान नहीं है या उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो वाघेंद्रियाँ हैं, जैसे किसी के बोलने में र ल में ना बहुत अंतर आता है। आप कभी देखना, श स में बहुत अंतर आता है। हमेशा, जैसे हमेशा ऐसा हो गया, या हम तो ऐसा ही करते हैं। अब बोलना क्या है? हम ऐसा ही करते हैं।
लेकिन वो क्या बोलेंगे, हम तो ऐसा ही करते हैं। तो वो जो वागेंद्रियों में विकार है उस वजह से थोड़ा सा उच्चारण अलग हो जाता है। निम्न में जो श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री आप समझते हैं क्या होता है? तो ये वाद विवाद है जहाँ आप बोल रहे हैं और व्यक्ति सुन रहा है, श्रव्य। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का जो सत्र है, जो सूत्र है, वो उनमें से एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना, ये किसका कथन है? तो ये एलन और ईव का। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो विधि है ये माइक्रो टीचिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग रहती है, थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा। इकाई योजना का पद नहीं है, ये देखो नहीं वाले क्वेश्चन कितने हैं कि इकाई पद योजना का पद नहीं है। तो शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, अगर आपने किसी भी चीज़ को बाउंड कर दिया या ये बोल दिया कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा या इतना ही करना है, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो संपूर्ण इकाई को उप भागों में बांट दो, प्रस्तावना प्रश्न लिख दो, उद्देश्य निर्धारित कर दो, लेकिन ये नहीं कि शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाएं निश्चित कर दो। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, देखो अगेन नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो वाचन गति का विकास, श्रुत लेखन में वाचन गति कहाँ से आ गई? वाचन मतलब बोलना, श्रुत मतलब सुनना, लेखन मतलब लिखना, तो ये तो बहुत अलग विधि है। तो वाचन गति का विकास, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो ये अरस्तु जी का कथन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो बहुत सारे थे। एक तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक वो था साहचर्य प्रणाली वाला, साहचर्य प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी जी द्वारा। फिर एक कोई एकता से संबंधित था, इकाई से संबंधित था, थॉमस एम्ब्रिस्ट था। और अब ये वाला क्वेश्चन आ गया कि जो बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाएगा और जो लिखना है वो आदमी को परम शुद्ध बनाएगा। तो ये अरस्तु जी का कथन है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर है अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो संवेद वाचन है और एक वैयक्तिक वाचन है। वैयक्तिक मतलब आप सभी को पता है भाई, इंडिविजुअल। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CC कहते हैं, प्रभावी बल से रूप दिया गया, तो मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया। तो मुदालियर आयोग कब गठित हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 1952 में। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके मेन थे, चीफ थे। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो देखो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप इसको इस सेशन को बहुत अच्छे से एक बार और देखना है ना। मूल्यांकन में शिक्षण की भूमिका कम करना, ये देखो नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप क्यों कम कर रहे हो? शिक्षक की और शिक्षण की दोनों की ही भूमिका बहुत ज़्यादा है। बच्चा पढ़ेगा और जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सामग्री है? तो चित्र विस्तारक जो यंत्र है वो है आपकी यांत्रिक दृश्य सामग्री, क्योंकि यहाँ पर चित्र से संबंधित है। कभी भूल जाओ तो ये याद रखना कि चित्र मतलब क्या होता है? सीनरी, सीन, देखना। तो ये क्या है? यांत्रिक दृश्य सामग्री से संबंधित। फिर है फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो ये किसके लिए होता है? लेखन कार्य में इसका यूज़ होता है। फ्लालेन क्या होता है? फ्लालेन आप सबने सुना होगा, फ्लालेन का कपड़ा होता है। तो ये फ्लालेन कपड़े से ढका एक बोर्ड होता है जिस पर कई कटे हुए चित्र और आकृतियाँ चिपकी हुई होती हैं। तो ये बच्चों को कहानी सुनाने में यूज़ होता है। ठीक है, कहानी सुनाने में इसका यूज़ होगा, लेकिन लेखन कार्य में इसका मेन यूज़ होता है। और चूँकि आप कहानी सुना रहे हो तो वो यहाँ पर फ्लालेन के कपड़े बोर्ड पर ढककर बहुत सारे छोटे छोटे कटआउट्स लगाना, इस वजह से हमने उसको बोल दिया कि भाई कहानी सुनाने में इसका यूज़ है। लेकिन मेनली इसका यूज़ क्या है? लेखन कार्य में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आपने कितना पढ़ाया, आप इस चीज़ को आप देख नहीं सकती, आप एक आकलन लगा सकते हो। तो ये पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि कहलाती है। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के जो स्पष्टीकरण है उसकी विधि कौन सी? तो प्रदर्शन विधि, जहाँ पर आप चीज़ों को प्रदर्शित कर पा रहे, ऐसे समझना।
न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत और तत्वों को स्पष्ट करना, मतलब आप चीज़ों को शो कर पा रहे हो, तो ये प्रदर्शन विधि है। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप सब्जेक्टिव पेडागोजी सॉल्व करो तो वहाँ पर देखो चीज़ें टफ पड़ती हैं, नो डाउट। मेरा सीटेट जब मैंने दिया तो तब मुझे पता है, वर्ग 3 दिया, तो चीज़ों को देखो मैं समझती हूँ कि टफ तो है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ईजी है या हम लोग को एक बार में आ जाता है, लेकिन अभी से ही छोटी छोटी ट्रिक्स बनाने लगो। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन का आंसर बताया था, अगर वो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि जब भी जैसे प्रयोग आ जाए तो वो अनुप्रयोग विधि है, ठीक है। तो जहाँ पर चित्र आ जाए तो वो प्रदर्शन विधि है। तो थोड़ा सा इसको आपको देख के चलना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। अब जैसे इसको ये समझो कि फलालेन है, तो फलालेन भाई हमें याद रखना है कि भाई फलालेन बढ़िया अच्छा कपड़ा है और अच्छे कपड़े पे लिखने में अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ ट्रिक्स बनाओ खुद से, तो वो थोड़ा सा मतलब आगे तक आपको लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेगा। वह शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण करे और विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों, तो ये क्या है, दल शिक्षण विधि, ग्रुप डिस्कशन, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, ये किससे संबंधित है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि से। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करना। देखो ज्ञान की एकता को कहाँ स्पष्ट करा था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने बात करी थी समवाय शिक्षण विधि की। क्या करी थी, समवाय शिक्षण विधि की बात करी थी, जहाँ पर होलिस्टिक वे में हमने चीजें पढ़ी थी। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना है या नहीं कराना, ये बताओ। तो व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में आप भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दोगे, तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है। श्रुति लेखन अभ्यास विधि का जो उपयोग है वो कहाँ है, तो छात्रों के श्रवण लेखन में, शुद्ध वर्तनी में, लेखन की गति में, तो यह सभी सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है, प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय करो, अच्छी बात है, अंतःक्रिया पर बल दो, पाठन मूल्यांकन का साथ साथ चले, लेकिन शिक्षण की समवाय विधि तय नहीं करें, ये कोई अच्छी बात नहीं कि समवाय विधि आप तय नहीं करोगे। सेकंड लास्ट है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार का जो कार्य करती है, जो इस हेतु विधि सहायक है, तो ये व्याकरण अनुवाद विधि है जो नवीन भाषा को जानने में मातृभाषा का आधार का काम करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत हैं। पूरी इकाई को उप इकाइयों में बांटना, शिक्षण विधियों को निश्चित करना, आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक इकाई के रूप में ही आप संगठित कर दो, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। शिक्षण विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग में निश्चित करना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है कि शिक्षक विद्यार्थी की जो क्रिया, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि शिक्षक विद्यार्थी की क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और आई थिंक 10-12 मिनट में हमने अपने 30 क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस कर लिया और हर संडे को हम अपने सब्जेक्ट पेडागोजी पर बात किया करेंगे। आई होप सेशन पसंद आया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।